हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है टैक्सेशन। ठीक है। देखो, ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्ट तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से आता ही, और हम लोग एकदम माइनर सा गलती करते हैं और वो क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। ठीक है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग टैक्सेशन को अलग तरीके से पढ़ते ही हैं, इतना नैरो माइंडेड होकर पढ़ते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आज हम लोग टैक्सेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप ये लेक्चर देखोगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चन को एनालाइज करके उसके हिसाब से ये लेक्चर बनाया गया। ठीक है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर को लास्ट तक देखोगे और पसंद आएगा तो भाई प्लीज लाइक करोगे और कमेंट करोगे अगर कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है। चलो, आज हम लोग एक नए अप्रोच के साथ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, हमें कोर कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है। अभी कोर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो क्या होता है ना कि हम लोगों को ये बताया जाता है कि टैक्सेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है। जहां से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो है टैक्सेशन। लेकिन आपको इससे आगे आके सोचना होगा, इसके बाहर भी देखना होगा कि टैक्सेशन का मतलब होता क्या है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ना कि टैक्सेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जा रहा है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यहीं पे गलत कर जाते हैं। टैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम नहीं कर सकता। ठीक है। टैक्सेशन रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा वाइडर है। ये अगर आप इतना सोच रहे हो तो ये क्या है, ये नैरो अप्रोच है। ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए नैरो अप्रोच में काम नहीं चलेगा। हम इसके बाद भी देखेंगे कि ये तो नैरो, एक्चुअली में टैक्सेशन करता क्या है। ठीक है। ये चीज देखना है हमें। टैक्सेशन डिसाइड, आखिर टैक्सेशन क्या डिसाइड करता है? पहला चीज कि टैक्स का रियल बर्डन कौन उठाएगा। ठीक है। क्या डिसाइड करता है? हु विल पे द टैक्स। दूसरा क्या करता है कि आखिर ये जो टैक्स है, इस टैक्स के थ्रू जो इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है हमारी इकोनॉमी में, उस इनइक्वालिटी को कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है। रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। अभी यहीं से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, लोगों को लगेगा सर आप तो की टर्म में नहीं पढ़ा रहे हो, आपको समझना जरूरी है। उसके बाद की टर्म भी बताया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, लोग ज्यादा खर्च करेंगे या ज्यादा सेव करेंगे, इस तरह की चीजों को भी हमें देखना पड़ता है टैक्सेशन में। जब हम कोई भी टैक्स लगा रहे होते हैं तो हमें सेविंग पैटर्न एंड कंजम्पशन पैटर्न, इन दोनों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हम लोग ये भी देखते हैं कि टैक्सेशन के कारण इकोनॉमी में डिमांड बिहेवियर कैसा होगा। डिमांड बिहेवियर, तो ये जो चार चीजें मैंने यहाँ पे बताई है ना, ये चार चीजों को अपने दिमाग में रखो। देखो, टैक्सेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, बस भरोसा रख के लास्ट तक लेक्चर को करो। इसलिए देखोगे कि यूपीएससी जब टैक्सेशन से क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं पूछता इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। वो ये नहीं देखता कि टैक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन है, वो इससे बाहर जाके देखता है। ठीक है। इसी से जब हम ये चारों चीजें देखते हैं, हु विल पे द टैक्स एंड रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, सेविंग पैटर्न एंड कंजप्शन पैटर्न, एंड फिर डिमांड बिहेवियर, ये सब किसके कारण? ये सब टैक्स के कारण। क्या होगा? अभी देखो, इन्हीं सबसे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सर, ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है?
ये टैक्सेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंसिडेंस का मतलब होता है टैक्स का एक्चुअल इकोनॉमिक बर्डन कौन बेयर करेगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर कर देता है। ठीक है, इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल इकोनॉमिक बर्डन। ठीक है, और यहीं पर क्या है ना, बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, एक गोल्डन लाइन जो मैं बोल रहा हूं उसको अपने दिमाग में फिट कर लो। जो भी इंसान लीगली टैक्स पे कर रहा है, जरूरी नहीं है कि टैक्स का बर्डन भी वही उठाए। ये गोल्डन लाइन है। जो इंसान टैक्स पे करता है, जरूरी नहीं है कि वही टैक्स का बर्डन भी उठाए। अभी देखो एग्जांपल से समझते हैं। तुम सोचो, एक शॉप में जाते हो, तुम वहां से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो। ठीक है, अब तुमको उस प्रोडक्ट पे क्या होता है, लाइक यू बाय आईफोन। ठीक है, इसमें तुमने प्राइस के साथ, ठीक है, इसमें तुमने जीएसटी भी पे किया। ठीक है, अभी जीएसटी कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर। जीएसटी क्या होता है? इस प्रोडक्ट का प्राइस को इंक्रीज कर देता है। और इसका इंक्रीज करने के क्या हो रहा है, कारण क्या हो रहा है कि जीएसटी बेसिकली यहां पर शॉपकीपर को पे करना है। लीगली क्या हो रहा है कि ये जीएसटी कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाता है। कौन कलेक्ट करता है? शॉपकीपर। और गवर्नमेंट को ये जीएसटी कौन पे कर रहा है? शॉपकीपर। तो लीगली शॉपकीपर पे कर रहा है, लेकिन आइडियली देखा जाए तो जीएसटी पे करने वाला कौन है? कंज्यूमर। जीएसटी का जो बर्डन है, ये जीएसटी का बर्डन कौन उठा रहा है? कंज्यूमर। इसलिए क्या है, यहां पे इंसिडेंस ऑफ जीएसटी कंज्यूमर के ऊपर होता है। यहां पे क्या डिफरेंस दिखता है आपको? पर्सन पेइंग टैक्स एंड पर्सन बियरिंग टैक्स। ये दो चीज, ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों चीजें अलग अलग है। दोनों को सेम मत मानना कभी, यहीं पे गलत कर जाओगे अगर सेम समझ लिया तो। ठीक है, ओके सर, यहां तक तो समझ गए। लेकिन और क्या, अभी हम लोग अपना इंडियन टैक्सेशन पे नहीं गए, अभी बस हम टैक्स का मतलब समझ रहे हैं, टैक्स में हो क्या रहा है। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है जब टैक्स लगा रही है, तो यहाँ पे क्या चाहती है गवर्नमेंट? टैक्सेशन के थ्रू इक्वलिटी चाह रही है कि टैक्सेशन के कारण जो है ना, कि हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में जो इनकम इनइक्वालिटी डेवलप हुई है, वो इतना ज्यादा बड़ा हो गई है, इस चीज को कम करना है। टैक्सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल ये भी है, ठीक है, कि कैसे इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और यही रीजन होता है, जब टैक्स लगाया जाता है ना, तो ये भी चेक किया जाता है कि टैक्स का बर्डन जो है वो इनकम ग्रुप पर कैसे पड़ रहा है। और यहीं से क्या होता है ना, तीन कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं? एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। बताएंगे। अभी देखो, सबसे पहले हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को समझते हैं। देखो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि सपोज आपका इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, आपका जो टैक्स रेट है ये भी बढ़ रहा है। एकदम सिंपल लॉजिक है, जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी वो ज्यादा टैक्स पे करेगा। आप खुद सोच के देखो ना, जिसके पास बहुत पैसा है उसका पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है ना, तभी तो वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है।
इसीलिए क्या होता है कि उसका टैक्स बर्डन जो है प्रोपोर्शनली ज्यादा होता है। और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? देखो, इनकम जितना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे क्या होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा इनकम होगा वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा होगा। ठीक है, और जब वो ज्यादा टैक्स पे करता है, ये टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास, एंड गवर्नमेंट के पास जाके फिर ये लोगों पे खर्च होता है जिसकी इनकम कम है। ठीक है, जिनके इनकम कम है उनके ऊपर खर्च किया जाता है। और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है। इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अभी देखो क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि ये सब तो सर पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, प्रोग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है, एक बार पढ़े फिर दोबारा भूल गए। भूलना नहीं है, अच्छे से समझना है। अभी देखो, इंडिया में एग्जाम्पल देखते हैं पहले, क्या है? टैक्स स्लैब। ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब। देखो यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अमीर लोग हैं वो टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, टैक्स का रेट के बारे में बात हो रहा है, टैक्स के बारे में बात नहीं हो रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रख। अभी देखो यहीं पे एग्जांपल सोच के देखो, जो टैक्स इनकम टैक्स का स्लैब बनता है वो कैसा बनता है? सपोज 5 लाख रुपए है, ठीक है, 5 लाख रुपए वाले को कितना परसेंट टैक्स देना पड़ रहा है? सपोज 5%। किसी का मोर देन 10 लाख है, इसको कितना देना पड़ रहा है? 10%। किसी का 25 लाख है, इनको कितना देना पड़ रहा है? 15%। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, इनकम बढ़ता जा रहा है। हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है, टैक्स रेट भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। यही है प्रोग्रेसिव टैक्स। अभी ये तो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन सर इसके बाद इसमें दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स, ये रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है सर? देखो, रिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है, एकदम उल्टा होता है। यहां पे क्या दिखेगा आपको? यहां पे जो पुअर पीपल है और जो रिच पीपल है, हम दोनों के ऊपर देखते हैं। पुअर पीपल अपने इनकम का ज्यादातर हिस्सा, इनकम का ज्यादा हिस्सा क्या होता है? टैक्स में पे करता है। और रिच अपने इनकम का बहुत ही कम हिस्सा, रिलेटिवली अगर पुअर से कंपेयर किया जाए तो रिलेटिवली क्या होता है? कम हिस्सा टैक्स में पे करता है। और ये कहां पे दिखता है? ये आपको बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स में देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे आपका इनकम पे बात ही नहीं होता है। सपोज आपने एक कार खरीदी, एग्जाम्पल, ठीक है, आपने एक, सब छोड़ो कार नहीं, हम आईफोन का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक आईफोन खरीदा, ठीक है। अभी क्या है, इस आईफोन पे अगर 30% का जीएसटी लग रहा है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है इंडिया में, हम लोग वो भी पढ़ने वाले हैं। अगर टैक्स लग रहा है, ये टैक्स कोई अमीर इंसान, कोई रिच इंसान खरीदेगा तो वो भी इतना ही पे करेगा, और कोई गरीब इंसान जाके आईफोन खरीदेगा तो वो भी 30% ही पे करेगा। यहाँ पे किसी के लिए ऐसा नहीं है कि गरीब आएगा बोलेगा हम तो बीपीएल कोटा से हैं सर, हमको आप जीएसटी मत लगाओ, ऐसे ही दे दो, तो ऐसा होता नहीं है। तो आप यहाँ पर इस दोनों एग्जांपल से क्या समझ पा रहे हो कि इंडिया में जो हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम लगा हुआ है, रिग्रेसिव टैक्स मेथड लगा हुआ है, ठीक है। और जब हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं तो वहां पे क्या दिखता है? सॉरी, प्रोग्रेसिव दिखता है हमें इनकम में, उल्टा बोल रहा था मैं। और यहाँ पे क्या दिखता है? यहाँ पे रिग्रेसिव टैक्सेशन दिखता है, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गया है, इसमें कंफ्यूजन एकदम नहीं चाहिए, ठीक है। अभी देखो, जब हमें ये पता चल गया, ठीक है, हम अब ये सोचेंगे, क्योंकि पुअर और रिच दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों इकोनॉमी में कंज्यूम करते हैं,
ठीक है। अब दोनों इकोनॉमी में कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों स्पेंड कर रहे हैं, दोनों अर्न कर रहे हैं, लेकिन क्या है? इन दोनों के इनकम में डिफरेंस है। और यही डिफरेंस क्या होता है, इस तरह के मेथड के बारे में हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। ठीक है। अभी देखो, अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लॉ के हिसाब से तो वो रिग्रेसिव है। जैसे क्या होता है ना, अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, देखो जीएसटी है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंडिया में क्या है कि जीएसटी रिग्रेसिव नहीं है लॉ के हिसाब से, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा उसका इम्पैक्ट क्या है, वो रिग्रेसिव है। ठीक है, चलो, ये तो था दूसरा। अभी यहाँ पे हम लोग तीसरा भी देखते हैं। सर ये तीसरा क्या है? ये है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, देखो प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो टैक्स रेट होता है ना, वो सेम होता है सबके लिए। अब जब टैक्स रेट सबके लिए सेम है, तो हो सकता है इसका रिजल्ट क्या दिखेगा आपको? इसका रिजल्ट दिखेगा कि इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पर ना बढ़ती है और ना ही कम होती है। अभी यहाँ पे आप एग्जांपल लोगे तो आप क्या देख सकते हो? कॉर्पोरेट टैक्स रेट। और इसीलिए क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स को इक्विटी के मामले में हम न्यूट्रल बोल देते हैं। ठीक है, बस यही सब समझना है, इतना ही समझना है आपको। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में क्या होता है, टैक्स रेट सबके लिए सेम होता है, बस। और इसके कारण से क्या होता है, ये न्यूट्रल रिजल्ट देता है, ना ही इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है, जैसा रहता है वैसा ही हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग और क्या समझे, हम लोग तीनों मेथड समझ चुके हैं। ठीक है, कि इंडिया में या फिर कहीं पे भी टैक्सेशन सिस्टम किस तरह से होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है, दूसरा होता है रिग्रेसिव, तीसरा होता है प्रोपोर्शनल। तो सर ये बेसिकली क्या था? ये था मेथड ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, अभी देखो जब मेथड ऑफ टैक्सेशन हमें समझ आता है, ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि आखिर टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, ये भी तो है। अभी देखो कैलकुलेशन की बात आ रही है, मेजरमेंट की बात आ रही है, तो हम लोग एक बार रेट स्ट्रक्चर के बारे में भी समझते हैं। ये जो रेट का स्ट्रक्चर है वो बनता कैसे है, आखिर कैलकुलेट कैसे होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो टैक्स किस पे लग रही है, क्वांटिटी पे या फिर वैल्यू पे। क्वांटिटी मतलब अगर आपने दो मोबाइल फोन लिया, या फिर आपने सपोज 20,000 का फोन लिया, ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे बात हो रही है। तो ये चीज कहां पे पता चलेगा, ये चीज आपको टैक्स स्ट्रक्चर में पता चलेगा, रेट स्ट्रक्चर में पता चलेगा। अभी देखो इसमें दो तरह का, पहला क्या होता है, एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम का मतलब क्या होता है, एड वैलोरम का ही मतलब है कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू, मतलब ये बता रहा है कि एड वैलोरम टैक्स में टैक्स वैल्यू पे लगता है। ठीक है, तो अगर वैल्यू पे लग रहा है, सपोज आपने पहले 20,000 का कोई गुड्स परचेस किया था, ठीक है, एंड इस पे 10% टैक्स लगा था, तो आपने कितना टैक्स दिया था, आपने 2,000 टैक्स दिया था। ठीक है, अब देखो 4-5 महीने बाद क्या होता है, ये प्राइस बढ़ के 25,000 हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे भी क्या हो रहा है, आपको 10% टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना पे कर रहे हो, यहाँ पे आप 2,500 टैक्स पे कर रहे हो। समझो बात को, एकदम इकोनॉमी से लिंक करके, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके। क्या है,
जब हम एड वोलरम टैक्स को फॉलो करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखते हो वैल्यू पे टैक्स लगता है, और जब वैल्यू पे टैक्स लगता है तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो टैक्स क्या हो रहा है, हमारा टैक्स भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 20,000 से 25 हुआ तो टैक्स भी 2000 से 2500 हुआ, 500 से बढ़ा ना जी। आखिर ये सर क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एड वैलोरम टैक्स में क्या होता है, जब आप एड वैलोरम टैक्स मेथड को यूज करते हो, इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ा, ठीक है, क्वांटिटी तो अभी भी उतना ही मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ गया, तो क्या हो रहा है, ये इन्फ्लेशन के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, यहाँ पे इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये रिवेन्यू बुयंट भी होता है, क्लियर है। ये था बेसिकली एड वैलोरम टैक्स। अभी आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल बताओ, एग्जांपल में जीएसटी ले लो, ठीक है, जीएसटी एड वैलोरम टैक्स पे, और इसीलिए देखोगे कि आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, जो मॉडर्न टैक्स सिस्टम है ये ज्यादातर बेस्ड होता है, मॉडर्न टैक्स सिस्टम ये बेस्ड होता है एड वैलोरम टैक्सेशन पे। ये तो सर पहला ही बताया और आप इसी में बता रहे हो कि यही होता है, अभी आगे भी देखो, एक होता है एड वैलोरम, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्पेसिफिक टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स। सर ये स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, देखो स्पेसिफिक टैक्स में क्या होता है ना, आप समझो यहाँ पे क्या होता है कि टैक्स का जो अमाउंट है ना वो क्या होता है, टैक्स का अमाउंट ये क्या होता है, ये फिक्स होता है। एड वैलोरम पे क्या देखे, टैक्स लग रहा था वैल्यू पे, ठीक है, हम लोग पहले एक क्वेश्चन देखे ना कि टैक्स किस पे लगता है, वैल्यू पे लगता है कि क्वांटिटी पे लगता है, तो देखो एड वैलोरम क्या था, वैल्यू पे लग रहा था, और स्पेसिफिक टैक्स जो है ये किस पे लगता है, ये लगता है क्वांटिटी पे, ठीक है। मतलब क्या हुआ सर इसका, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक अमाउंट फिक्स होता है यूनिट के हिसाब से, जैसे कि आपको बोल दिया गया है कि 10 रुपए का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 1 लीटर मिल्क पे, ठीक है, आपको बोल दिया गया है कि आपको 5 रुपए टैक्स पे करना है, किस पे, आपको 5 रुपए टैक्स पे करना है या 1 केजी शुगर पे, ठीक है, एग्जाम्पल रख लो, ठीक है। अब ये सोच के देखो कि इन्फ्लेशन आया, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो इसका जो शुगर का 1 केजी शुगर का प्राइस यहाँ पे ₹40 था, और 1 केजी मिल्क का प्राइस यहाँ पे 50 था, तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण, महंगाई बढ़ने के कारण प्राइस भी बढ़ गया, ठीक है, प्राइस भी बढ़ गया, और प्राइस बढ़ के हो गया, सपोज मिल्क का हो गया ₹60 और शुगर का हो गया ₹50, देखो इन दोनों का प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन इन दोनों पे अभी भी जो टैक्स हम पे कर रहे हैं ना, 60 पे हम 10 रुपए ही पे कर रहे हैं, और 50 पे हम अभी भी 5 रुपया ही टैक्स पे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बोला गया था लीटर पे, ये प्राइस पे तो था नहीं, वैल्यू पे तो था नहीं, ये क्या था, ये क्वांटिटी पे था। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी टैक्स वहीं का वहीं है। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, तो जब हम लोग स्पेसिफिक टैक्स फॉलो कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, टैक्स का जो रियल वैल्यू होता है वो डिक्रीज हो जाता है। देखो टैक्सेशन को समझने का सबसे सही तरीका यही है कि हम कॉन्सेप्ट को समझ जाए, टैक्स का काम क्या है, बर्डन, इक्विटी, इन सब पर कैसे इंपैक्ट डालता है। जब आपको इस तरह की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी तो आप उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, ठीक है सर, अभी समझ गए। तो आप ये बताओ कि आपने यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया
कि बेसिकली टैक्सेशन क्यों जरूरी है, टैक्स क्यों लिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन ही एक मोटिव नहीं होता है, मोटिव ये भी होता है हु विल पे द टैक्स, बर्डन किस पे जाना चाहिए ये भी चेक किया जाता है, कैसे इनकम इनक्वालिटी को कम किया जा सके ये भी देखा जाता है, एंड सेविंग पैटर्न एंड कंजम्पशन पैटर्न पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये भी देखते हैं, और डिमांड बिहेवियर कैसे चेंज होता है बिकॉज ऑफ टैक्स, हम ये भी देखते हैं। ठीक है, और इसी कारण से क्या होता है, हम लोग पहले देखे इंसिडेंस ऑफ टैक्स, बर्डन किस पे जा रहा है। ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा कि आखिर टैक्सेशन और इक्वालिटी ये दोनों किस तरह से कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो हम लोगों ने देखा जब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है तो क्या होता है, इनकम बढ़ता है, टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि इनकम इनक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे पैसा लेके उनको दिया जा रहा है, उनको प्रोवाइड किया जा रहा है फैसिलिटी जो कि गरीब लोग हैं। ठीक है, ओके सर। और क्या, उसके बाद हम लोगों ने रिग्रेसिव टैक्स देखा। इसमें क्या है, ये बेसिकली हम देखे कि पुअर भी उतना ही अब पेमेंट कर रहा है, ठीक है, और रिच भी उतना ही पेमेंट कर रहा है। उन सब के लिए यहाँ पे टैक्स क्या है, सेम है, दोनों के लिए टैक्स सेम होता है। और इससे फर्क पड़ता है, क्यों, क्या फर्क पड़ता है, तो हमने देखा कि अगर कोई गरीब इंसान आईफोन खरीद रहा है, ठीक है, तो उसको क्या देना पड़ रहा है। ठीक है, कोई अमीर इंसान अगर आईफोन खरीद रहा है तो उसको क्या पे करना पड़ रहा है, उसके इनकम का कितना पार्ट जा रहा है टैक्स देने, हमने वो सब चीज देखा। फिर हमने देखा प्रोपोर्शनल टैक्स। यहाँ पे क्या है, टैक्स रेट सेम होते हैं, कोई भी चेंज नहीं पड़ता इकोनॉमी पे। तो सर हम लोग ये क्यों नहीं फॉलो करते, देखो ये भी फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन कहां पे, जिस कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी एकदम ही जीरो, जहां पे बराबर इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड हो, रिसोर्स का एलोकेशन प्रॉपर हुआ हो, वहां पे इस तरह के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अभी के हिसाब से इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो फिर हम लोगों ने देखा कि रेट स्ट्रक्चर क्या होता है। टैक्स बेसिकली, टैक्स का कैसे डिसाइड किया जा रहा है, क्वांटिटी पे या फिर वैल्यू पे। तो हमने देखा कि वैल्यू पे जब डिसाइड किया जाता है उसको बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स, जब क्वांटिटी पे डिसाइड किया जाता है तब हम लोग इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, ओके। अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग इंडिया के टैक्स सिस्टम को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो टर्म और समझ जाओ। ठीक है, और ये एक दो टर्म क्या है, ये बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम किस तरह से चलता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंडियन टैक्स सिस्टम में बढ़िया से एंटर करेंगे। ठीक है, देखो जो टैक्स होता है ना वो बेसिकली दो तरह का होता है। ठीक है सर, वो तो हम लोगों को भी पता है कि दो तरह का होता है, क्या क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो पता है, इससे आगे कुछ बताओ, समझो पहले। देखो टैक्सेशन बेसिकली दो तरीके का होता है। क्या होता है सर ये, एक होता है सर डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आखिर सर इन दोनों में क्या है, जब हम ये समझ गए कि आखिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है, बर्डन कौन उठाता है, तो इसीलिए क्या होता है ना टैक्सेशन में हम लोग इस तरह से देखते हैं कि दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट टैक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो टैक्स लीगली भर रहा है, ठीक है, लीगली टैक्स जो पे कर रहा है वही क्या कर रहा है, टैक्स का इकोनॉमिक बर्डन भी बेयर कर रहा है। यानी यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है लीगल लाइबिलिटी इज इक्वल टू इकोनॉमिक बर्डन। बहुत सिंपल है, यहां पे आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट,
तो आपको बस बहुत बेसिक मीनिंग समझना है जिससे कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा है, टैक्स डायरेक्टली इनकम पे या फिर आपके वेल्थ पे लगाया जा रहा है और वो आपको ही पे करना है, आपके अलावा आप कोई और पे नहीं करेगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है? तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। अभी देखो, डायरेक्ट टैक्स में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, यहाँ पे फॉलो किया जाता है एबिलिटी टू पे। ये एबिलिटी टू पे क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये बेसिकली ज्यादातर प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। एग्जाम्पल लो इसमें, तो इनकम टैक्स, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल होंगे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर सिंपल वर्ड में समझे तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है नॉन शिफ्टेबल बर्डन, जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और के ऊपर। तो सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये भी बताओ जल्दी से। देखो सबको पता है इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो डायरेक्ट टैक्स में हो रहा है इसका अपोजिट होगा। ठीक है, यहां पे जिस इंसान पे लीगली टैक्स लग रहा है वो क्या कर रहा है, अपने बर्डन को किसी और पे ट्रांसफर कर दे रहा है। ये कैसा, ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या होता है, जो जीएसटी लग रहा है वो कैसे लग रहा है। सपोज एक शॉपकीपर है, उसने अपना प्रोडक्ट रखा है, इस प्रोडक्ट को बेचा और इस पे जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया कि आप बेच रहे हो तो इस पे जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये टैक्स क्या है, जुड़ गया, प्रोडक्ट का दाम 2000 था, टैक्स लग गया 200 रुपया, इसका दाम हो गया 2200 रुपया। अब ये 2200 रुपया कौन पे कर रहा है, ये पे कर रहा है कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर जब 2200 रुपया पे करता है तो इसमें से 200 रुपया जो है ना, ये गवर्नमेंट को कौन दे रहा है, ये गवर्नमेंट को सेलर दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शॉपकीपर पर टैक्स लीगली लग रहा है, लेकिन वो बर्डन कौन पे उठा रहा है, वो बर्डन कौन बियर कर रहा है, कंज्यूमर बियर कर रहा है। समझ में आ रहा है, क्या किया उसने, प्रोडक्ट का जो प्राइस था उसको बढ़ा दिया और कंज्यूमर से वो पैसा ले लिया। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स देखोगे जो गुड्स एंड सर्विस हैं उन सब पर लगते हैं, जो भी हम गुड्स कंज्यूम करते हैं उस पे लगते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू शिफ्ट होता है। ठीक है, जीएसटी ले लो, कस्टम ड्यूटी ले लो, कुछ भी ले लो, आपको यहाँ पे बस इतना सा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जीएसटी क्या है, जीएसटी कोई एक बिजनेस यूनिट है वो भर रहा है, लेकिन उसका बर्डन कौन उठा रहा है, उसका बर्डन कंज्यूमर उठा रहा है। और इम्पैक्ट में यही चीज क्या होता है, ये चीज रिग्रेसिव दिखता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपको क्या दिख रहा है, ये एक रिग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, चलो अभी ये चीज तो समझ में आ गया कि ये रिग्रेसिव टैक्स कैसे है। अब हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अभी जो बहुत दुनिया भर का चीज हम लोग पढ़ते हैं ना टैक्सेशन में, उन सब चीजों को यहाँ पे अच्छे से कवर करवाया जा रहा है। अभी देखो क्या होगा कि टैक्स सिस्टम में ही ना कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं इंडियन टैक्सेशन में जो कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं क्या है वो। ठीक है, तो इसी में से एक इंपॉर्टेंट टर्म है सेस। बेसिक चीज तो आप लोग खुद से भी पढ़ते हो तो समझ में आ जाता है बुक को देख के, लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो जब इस तरह से कोई पढ़ता है उसे हमेशा के लिए याद हो जाता है। सेस एंड सरचार्ज, सर ये सेस एंड सरचार्ज क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये बेसिकली टैक्स से आगे का कॉन्सेप्ट है। टैक्स तो हमने देखा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, ठीक है, अब यहां पे आ गया कि क्या गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स से ही रेवेन्यू कमाती है या फिर और भी कोई ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है, टैक्स से तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन ही रहा है,
लेकिन गवर्नमेंट के और भी दो टूल्स हैं, ठीक है, वो क्या है? ये है सेस एंड सरचार्ज। अभी देखो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये टैक्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। ये क्या है? ये टैक्स से रिलेटेड टू टैक्स है। देखना स्टेटमेंट ऐसे ही फॉर्म किए जाते हैं जहां पे आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है पूरा ही, और फिर आप मार के आ जाते हो, ठीक है। अभी देखो क्या है, सबसे पहले हम सेस देखते हैं। सेस क्या होता है ना, ये पहले हम लेते हैं सेस। ये बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पस। मतलब क्या है सर? देखो, जब हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पे करने की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखो। हम क्या कर रहे हैं? कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। सेस एक्स्ट्रा चार्ज से रिलेटेड है। अभी देखो यहाँ पे हमें समझने वाला चीज क्या क्या है। देखो, सेस हमेशा, अगर एक्स्ट्रा चार्ज की बात कर रहे हैं तो सेस हमेशा किसी एग्जिस्टिंग टैक्स के साथ लग रहा होगा, ठीक है। कोई भी टैक्स लग रहा है उसके ऊपर लग रहा होगा, और इसका जो यूज है ना, वो सिर्फ उस पर्पस के लिए किया जाएगा, जो भी पर्पस वहां पे मेंशन होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है, मतलब क्यों ले रहे हैं कोई। देखो एक बात समझो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? एडुकेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। कोई भी, या फिर एडुकेशन के अलावा कोई भी सोशल एक्टिविटी कर रही है, अभी क्या है, उस चीज के लिए उनको फंड चाहिए। तो कुछ कुछ टैक्स में आप देखोगे गवर्नमेंट एडुकेशन सेस लगा देती है, ठीक है। और वो सेस क्या करते हैं? वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट होगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, और गवर्नमेंट उस पैसे का यूज सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन रिलेटेड काम के लिए ही करेगी। अभी देखो, जैसे एग्जांपल में समझो, पूरा ध्यान से समझना। टैक्स है 200 रुपए, ठीक है। अब इसका 2% या फिर 5-10% कह लो, अभी एग्जाम्पल के लिए बत ले रहे हैं, ठीक है। सपोज इसका 10%, ठीक है, गवर्नमेंट चार्ज कर रही है एडुकेशन सेस के नाम से, एडुकेशन सेस के नाम से, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? इसमें 20 रुपए और 220 रुपए पे कर रहे हो। अभी देखो क्या है, गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करती है ना, वो टैक्स गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ता है स्टेट के साथ भी, ठीक है। वो डिविजिबल पूल में जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो सेस सेलेक्ट कलेक्ट कर रही है, जो 20 रुपए कलेक्ट कर रही है, ये डिविजिबल पूल में नहीं जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन रिलेटेड कामों के लिए ही यूज होगा, ठीक है। इतना समझ गए? क्या समझे हम लोग? कि सेस इज नॉट इक्वल टू टैक्स। सेस क्या है? सेस टैक्स प्लस चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, ये होता है सेस, ठीक है। ये तो था, लेकिन सर यहाँ पे आपने सरचार्ज भी लिखा है, ये भी बताओ थोड़ा। देखो सरचार्ज को भी समझते हैं। सरचार्ज क्या है? ये भी क्या है? टैक्स प्लस एक्स्ट्रा चार्ज ही है, ये भी टैक्स के ऊपर ही लगता है। लेकिन सेस और सरचार्ज में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हमने देखा क्या, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाला जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए चार्ज किया जाता है, ठीक है। लेकिन सरचार्ज क्या है? कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चार्ज नहीं होता है, नो स्पेसिफिक पर्पस। ये बेसिकली जनरल रेवेन्यू में जाता है,
ये सेंटर के पास जाता है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखो, जैसे सेस डिविजिबल पूल में नहीं जाता, वैसे भी सरचार्ज भी डिविजिबल पूल में नहीं जाता और वो भी शेयर नहीं करना पड़ता है। और आप देखोगे ये जो सरचार्ज है ना, ये जनरली हाई इनकम ग्रुप्स के ऊपर लगाया जाता है, हाई इनकम ग्रुप्स के ऊपर, जिसके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है। और इसीलिए क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। देखो कितना सिंपल है, प्रोग्रेसिव एकदम समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या समझे कि टैक्स रेवेन्यू का एक सोर्स है और वो डिविजिबल पूल का एक पार्ट है जिसको कि शेयर करना पड़ता है। बट सेस और सरचार्ज ये दोनों शेयर नहीं करना पड़ता। ठीक है। अब देखो हम लोग जो टैक्स का सिस्टम पढ़े थे ना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अब हम उसको इंडिया में देखते हैं। अब हम लोग इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। ठीक है। हमने दो तरह के टैक्स देखे थे, टैक्स इन इंडिया। ठीक है। हमने क्या किए थे, दो तरह के टैक्स देखे थे। अब हम इसको एप्लीकेशन लेवल पे लेके जा रहे हैं। देखो डायरेक्ट टैक्स में हमने क्या देखा था कि जो लीगल पेयर होता है वही बेसिकली एक्चुअल में बर्डन भी बेयर कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे दोनों इंसान क्या है, सेम होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या देखे थे हम लोगों ने, इसके एग्जाम्पल देखे थे क्या क्या, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन और यही सारी चीजें। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या था इसमें, लीगल पेयर इज इक्वल टू रियल बेयरर। ठीक है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, और क्या था, और इसी में एक और हम नाम लिखते हैं जो हम समझाएंगे वो क्या है, ये नाम लिखते हैं मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, MAT, मैट। देखो मैट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए इसको यहाँ पे लाया गया। कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो कि बुक प्रॉफिट ज्यादा दिखाती है। ठीक है। उनके बुक में प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन वो क्या करती है, वो एग्जाम्पशन को यूज करके अपना टैक्स को जीरो कर देती है। ठीक है। ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज होती है। अब देखो मैट को लाने का पीछे का रीजन क्या है, मैट को लाने के पीछे का रीजन है कि ये जो एग्जाम्पशन करके अपना टैक्स को जीरो करवा ले रही है ना, तो वहां पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी कंपनी जीरो टैक्स पे नहीं करेगी। इसलिए क्या होता है, मैट बुक प्रॉफिट पे लगता है। जो भी आपका बुक प्रॉफिट हुआ है उस चीज पे आपको टैक्स पे करना होगा। ये क्यों लाया गया, ये इसलिए लाया गया ताकि टैक्स अवॉइडेंस ना हो। लोग क्या कर रहे थे, अपना टैक्स ही अवॉइड कर दे रहे थे। जितने एग्जाम्पशन गवर्नमेंट देती थी सारे एग्जाम्पशन लगा देती और फिर अपना टैक्स को जीरो करवा देती। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एग्जाम्पशन इसलिए दिया गया है कि आपको टैक्स बहुत एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। लेकिन आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप टैक्स का यूज कर रहे हो, एग्जाम्पशन का यूज कर रहे हो अपने टैक्स को जीरो करने के लिए। ऐसा तो नहीं होने देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि मैट का कॉन्सेप्ट लिया हो, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स का, कि जो बुक प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा ताकि टैक्स अवॉइड ना हो, लोग अपना टैक्स छिपा ना सके, लोग नहीं मतलब कि कंपनी अपना टैक्स ना छिपा। ठीक है। अभी देखो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसको अगर डिटेल में देखने जाएंगे तो इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब आपके ऊपर है कि आप मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे करो या फिर जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है वो पे करो। दोनों में जो कम होता है कंपनी वही पे करती है ज्यादातर। ठीक है। अभी देखो ये तो था डायरेक्ट टैक्स में, लेकिन इसके अलावा सर आपने बताया था इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड भी कुछ है तो बता दो।
देखो, इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि कैसे जीएसटी का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। इंडिया में क्या है, पहले इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अभी बोलोगे सर ये कॉम्प्लेक्स क्या है? देखो, क्या था ना, पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्स थे, जैसे कि एक्साइज टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स इसको कहते हैं, ठीक है, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, बहुत सारे स्टैम्प ड्यूटी, इस तरह के दुनिया भर के टैक्स थे, ठीक है। अब इतने सारे टैक्स होने के कारण क्या हो रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी। कैसी प्रॉब्लम आ रही थी? कभी कभी एक ही इंसान को दो तीन बार टैक्स पे कर देना पड़ता था, ठीक है। क्या हो रहा था? कैस्केडिंग इफेक्ट। और क्या हो रहा था? देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता था, ये समझ पाना बहुत डिफिकल्ट होता था कि आखिर ये टैक्स को बेयर कौन करेगा। मेन प्रॉब्लम देखा ना हम लोगों ने, इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाला, कि बेरर कौन होगा। तो बस कॉम्प्लायंस का बर्डन आ जाता था। और क्या होता था? प्राइस, ज्यादा टैक्स थे, कभी कभी एक ही इंसान को इतना टैक्स देना पड़ता कि उसका जो प्राइस प्रोडक्ट है उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाता था, तो प्राइस डिस्टॉर्शन हो रहा था। इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। इसी के कारण क्या होता है, गवर्नमेंट एक आइडिया लेके आती है जीएसटी का। क्या लेके आती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट आइडिया लेके आती है जीएसटी का। आप लोग खुद सोचो, याद आएगा जीएसटी क्या था, कब आया था? जब आया था तो इतना हल्ला हो रहा था, क्यों हो रहा था? सोच पा रहे हो? देखो, अभी इसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे समझना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इतना सारा जो प्रॉब्लम था, इन सारे प्रॉब्लम के कारण गवर्नमेंट एक नया आइडिया लेके आती है जीएसटी का, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट क्या बताती है, जीएसटी का जो बेसिक आइडिया होता है ना, वो यही होता है कि वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे वो कंज्यूम हो रहा है सिर्फ वहीं पे टैक्स लग रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। और ये देखो, सॉरी, मैंने एक चीज नहीं बताया आप लोगों को बातों बातों में। जीएसटी आया कब था? ये आया था 1 जुलाई 2017 से इफेक्ट में। अब वो लोग सर इंट्रोड्यूस कब किया गया था, स्टेटमेंट बन जाता है, वो भी लिख लो ना। ये आया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और ये कब आया था? ये आया था 2016 में, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली थी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2016 में। और 1 जुलाई 2017 से ये इफेक्ट में आ गई थी, ठीक है। अब देखो, हमने प्रॉब्लम देखा, हमने देखा कि जीएसटी किस तरह से आई। फीचर, फीचर, ठीक है। पहला फीचर क्या है? ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और क्या? वैल्यू एडेड टैक्स का भी रोल प्ले करती है। कैसे? ये कैसे हो रहा है सर, ये भी बताओ ना, क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, जैसे कोई एक कंपनी है जो कि टायर प्रोड्यूस करती है, कोई एक कंपनी जो कि कार प्रोड्यूस कर रही है। जब वो जाके टायर प्रोड्यूसिंग कंपनी वाले से टायर खरीदती है, दो कंपनी, कार एंड टायर, ये टायर बना रहा है, टायर इसके लिए फाइनल गुड्स है, और टायर कार वालों के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। तो ये इससे जब खरीद रहा है तो इसको भी ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। और जब ये यहाँ पहुंचा तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वापस से ये जब पूरा कार रेडी बनाता है तो कार पे भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। तो देख रहे हो कैसे वैल्यू एडेड टैक्स भी है, वैल्यू एडिशन पे भी टैक्स कैसे लग रहा है, ठीक है। और क्या देखा हम लोगों ने?
हमने देखा कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हम डायरेक्टली पे नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब हम जीएसटी के बारे में इस तरह की फीचर्स को समझते हैं तो हमें ये देखना है, एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी लानी है कि जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं। क्या वो टैक्स पे कर रहे हैं? नहीं, जो भी बिजनेसेस हैं यहाँ पे वो सिर्फ कलेक्टर का काम कर रहे हैं। क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जब कंज्यूम होता है तो पे किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ में हमसे टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ठीक है। बस यही रीजन है कि हम लोग इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अभी देखो जीएसटी में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन तो होगा। हम लोग ऐसे सोच के चलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स है, सब कुछ इंक्लूड होता है, तो एक्सक्लूड क्या होता है? जीएसटी में एक्सक्लूड होता है पहले तो कस्टम ड्यूटी। जीएसटी में एक्सक्लूड होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। जीएसटी में एक्सक्लूड होता है अल्कोहल। इसीलिए देखोगे हर स्टेट में जो विस्की है उसका प्राइस अलग अलग होता है। बहुत लोग नोएडा और गुड़गांव जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहां पे सस्ती मिलती है। दिल्ली वालों को तो अच्छे से पता होगा, ठीक है। अभी क्या है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी, कोर्ट में जो जाते हो स्टैंप पेपर खरीदते हो तो उस पे जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो भी जीएसटी में कैलकुलेट नहीं होता है, जीएसटी में इंक्लूड नहीं होता है। और क्या? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बस ये ध्यान में रखना। यूपीएससी यहीं पे कंफ्यूज करेगा आपको, और आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो क्या होता है ना, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में लोग नहीं फंसते हैं, लोग फंसते हैं बेसिक्स में। बेसिक आपको पता है, फिर लोग फंसते हैं जीएसटी में, ठीक है। तो हम लोग जीएसटी का जो कोर मैकेनिज्म है ना उसको भी समझेंगे। ये तो सिर्फ हमने देखा कि एक्सक्लूड क्या होता है और इसमें फीचर क्या क्या है, आया कब है, लेकिन हम लोग इसमें और भी चीजें देखेंगे। हम यहां देखेंगे कि जीएसटी का इंजन कैसे काम कर रहा है, उसका मैकेनिज्म है कैसा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी, देखो सबसे पहले समझो एक चीज, क्या है? वैट, वीएटी। वैट का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। वैट प्रिंसिपल आपको यहां से समझना है, ये क्या है? ये बेसिकली सोल है, ये सोल है जीएसटी का। कैसे सर? देखो जीएसटी बिल्कुल भी नया आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नया एकदम नया आइडिया डेवलप किया गया, इन्वेंट किया गया। ये क्या है, पहले जो वैल्यू एडिशन टैक्सेशन था, प्रिंसिपल था, उसी पर बेस्ड है। मतलब क्या है, यहाँ पे हर स्टेज पे, एवरी स्टेज पे क्या होता है? टैक्स लगता है, और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे, ठीक है। क्या हो रहा है? सिर्फ वैल्यू एडिशन पे, जितना वैल्यू ऐड कर रहे हो उस पे टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है? अगर हम सीधा प्रोडक्ट पे लगाते तो फिर दिक्कत आती, लेकिन हम कहाँ पे लगा रहे हैं? एवरी स्टेज पे लग रहा है, लेकिन क्या है, जब हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अभी एग्जांपल में समझना है, तो देखो क्या है कि अगर सपोज एक बेकरी है, ठीक है, और एक फार्मर है, फार्मर से व्हीट खरीदा गया, ठीक है, और ये व्हीट था 100 रुपए का, ओके। अब जब ये व्हीट 100 रुपए का है, इस 100 रुपए के व्हीट से 200 रुपए का ब्रेड बनता है, ठीक है। आप खुद सोच के देखो कि अगर 100 रुपए पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, जब इस बेकरी वाले ने
फार्मर से खरीदा था। ओके, तो जब ये 200 का प्रोडक्ट बनाएगा, फिर क्या ये 200 रुपए पे टैक्स लगेगा? या फिर इसमें वैल्यू एडिशन हुआ है 100, तो इस पे टैक्स लगना चाहिए। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हर स्टेज पे टैक्स लगता है, लेकिन वैल्यू एडेड पर कितना वैल्यू ऐड हुआ है? 100। अब इस पे टैक्स लगेगा। इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। ठीक है, ये तो था कि वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म पहला। ठीक है, और ये क्या है? ये जीएसटी का सोल है। और सर दूसरा, दूसरा आपको ध्यान में रखना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या है? ये है आईटीसी। ये क्या है? ये बैकबोन है, जीएसटी का बैकबोन। अभी देखो, आईटीसी अगर समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से जीएसटी में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जीएसटी का बैकबोन ऐसे ही तो नहीं बोल रहा है। आईटीसी का मतलब क्या होता है? इनपुट, इनपुट पर जो टैक्स दिया, उस पे क्या करेंगे हम लोग? अगर इनपुट पे कोई भी टैक्स दे रहे हैं तो उसे आउटपुट टैक्स से माइनस कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू नेट जीएसटी पेएबल। अभी यहां पे क्या समझना है कि आईटीसी के बिना क्या है? जीएसटी एक सिंगल स्टेज टैक्स बन जाएगा। अगर हम आईटीसी नहीं डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जीएसटी हमारा सिर्फ एक सिंगल स्टेज टैक्स बन जाएगा। अब ये सिंगल स्टेज क्या है? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, क्या हो रहा था? वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा था। तो अभी देखो, आईटीसी का मतलब क्या है कि देखो, जब इसने यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा था 100 रुपए का, तो इसने रॉ मटेरियल पे भी टैक्स पे किया होगा ना। तो ये क्या है? ये मेरा इनपुट टैक्स है। और जब हम आउटपुट मतलब कि 200 का सामान बेच रहे होंगे, तो इस 200 के सामान पे क्या हो रहा होगा? इस 200 के सामान पे हमको दिखेगा कि यहाँ भी हम यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं। तो जब 200 के सामान पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो क्या है मेरा? वो है आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स में इनपुट टैक्स को माइनस कर दो, तो नेट जीएसटी पेबल आपका यही है। ठीक है, और क्या है? जीएसटी का एक जो और सबसे बड़ा फीचर में आप देखोगे, जो आप प्रिंसिपल में देखोगे, ये क्या है? एंटी प्रॉफिटिंग। ये क्या होता है सर? ये बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए डाला गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि टैक्स कम हो, लोगों को आईटीसी भी मिले, ठीक है, और उसका फायदा कंज्यूमर तक भी पहुंचे, ताकि बहुत ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को, कंज्यूमर को पे ना करना पड़े। इसलिए क्या करता है? एंटी प्रॉफिटरिंग रूल लाया जाता है। मतलब क्या है? बिजनेसमैन जो होते हैं, जो भी बिजनेसेस होते हैं, उनको जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये टैक्स बेनिफिट वो खुद के पास नहीं रख सकते हैं। ये क्या करना होगा? ये कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा। और कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाओगे? जब आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो आप प्राइस को रिड्यूस करोगे। और अगर इसका एग्जांपल देखना है, तो इस बार जैसे दिवाली के टाइम पे क्या हुआ था? दिवाली के टाइम पे गवर्नमेंट ने जीएसटी रिड्यूस किया था। तो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते आपको उस पर जीएसटी का फायदा मिलता। तो इसी कारण से क्या हुआ था कि इस बार दिवाली के टाइम पे प्रोडक्ट सस्ते हो गए थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट दिए थे। ठीक है, तो ये है एंटी प्रॉफिटरिंग कॉन्सेप्ट। इस तरह के बेनिफिट बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए लास्ट ईयर हुआ था, तो क्या पता इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ दे। अगर आपसे ये पूछ दिया गया तो फिर शायद आप कंफ्यूज हो जाते, तो आपको मैंने ये यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अभी देखो, अब ना हम लोग थोड़ा सा एनालिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं टैक्सेशन से। जो
पीवाईक्यू में आ चुके हैं, मैंने उनसे देखा है और उनके थ्रू मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है। देखो अब ना टेक्स्ट के जो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट है उसको समझो, जो किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछ दिया जाता है। अभी क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा एनालिटिकल कॉन्सेप्ट है, एनालिटिकल कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये है लेफर कर्व। ये क्या है सर, देखो समझो, जब हम टैक्सेशन के लिए एनालिटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं तो उन सब में सबसे पहले आता है लेफर कर्व। और लेफर कर्व क्या बताता है, ये बेसिकली टैक्स का रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स का रेट एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच में जो रिलेशनशिप है इस चीज को दिखाता है। ठीक है, अभी देखो क्या है, लेफर कर्व में क्या होता है कि अगर बहुत कम टैक्स रेट है, ठीक है, एकदम ज्यादा ही कम है टैक्स रेट, तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू है वो रिवेन्यू भी कम आएगा। अगर टैक्स रेट बहुत ही ज्यादा है तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू और कम हो जाएगा। अभी बताओ ये कैसे हो गया सर, कि जब टैक्स रेट कम है तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू पहले से कम आ रहा है, और टैक्स रेट ज्यादा हुआ तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो बढ़ना चाहिए ना सर, ज्यादा पैसा आएगा। देखो वही चीज आपको यहाँ पे समझना है, ये कॉन्सेप्ट इसलिए आपको बताया गया। जब हम टैक्स रेट को बहुत बढ़ा देते हैं ना, बहुत ज्यादा, यहाँ पे एक्सेस टैक्स रेट की बात की जा रही है, जब आप टैक्स रेट को बहुत बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसके कारण लोग अपना टैक्स छिपाना स्टार्ट कर देंगे, लोग टैक्स पे नहीं करना चाहेंगे। कौन उतना ज्यादा टैक्स पे करना चाहेगा, आपको ही बोल दिया जाए आज कि आप जितना कमाते हो उसका 50% आपको टैक्स में देना है, आप भी नहीं बोलोगे। आप 10 लाख कमाते हो, आप बोलोगे 5 ही लाख कमाते हैं सर हम, ठीक है, लोग काम भी नहीं करना चाहेंगे, तो वर्क इंसेंटिव भी क्या होता है, गिरने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, टैक्स इवेजन बढ़ जाता है। वर्क इंसेंटिव भी गिरने लगेगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, गिरने लगेगा, और इसी के कारण से जो टैक्स बेस होता है ये मेरा क्या होगा, ये मेरा श्रिंक होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए एक ऑप्टिमल टैक्स रेट ही होता है, और एक ऑप्टिमल टैक्स रेट ही होना चाहिए। क्लियर है, ये था बेसिकली एक लेफर कर्व जो बताता है इसके बारे में। ठीक है सर, और इसमें एनालिटिकल टूल्स क्या क्या है सर, इसमें एक और एनालिटिकल टूल है टैक्स इलास्टिसिटी। सर टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है, देखो अभी इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट लाने दो ना, इसके साथ है टैक्स बियोंसी। क्या होता है सर ये दोनों, देखो दोनों आपको बहुत सिमिलर लगेंगे लेकिन दोनों डिफरेंट है। टैक्स इलास्टिसिटी जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट, ठीक है, और जब इकोनॉमी ग्रो करता है तभी क्या होता है, रिवेन्यू भी ग्रो करता है। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगा तभी रिवेन्यू भी ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट बढ़ा के तो रिवेन्यू बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो रिवेन्यू जब हमारा सॉरी जब हमारा इकोनॉमी ग्रो करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा रिवेन्यू कितना बढ़ा है या फिर कितना बढ़ता है। टैक्स बियोंसी में क्या होता है, ठीक है, अभी देखो टैक्स बियोंसी में हम लोग देखते क्या है, हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि कितना परसेंट चेंज हुआ है इन टैक्स रेवेन्यू बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल वे में समझेंगे तो इकोनॉमी अगर ग्रो हुई है तो टैक्स रेवेन्यू हमारा कितना तेजी से बढ़ा है, हम ये चीज चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी देखो जब ये चेक करने की बात आती है तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, जब हम ये डिवीजन करेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे,
आपको क्या लग रहा है कि जब हमारा टैक्स बियोन्सी इज मोर देन 1 आएगा, ठीक है, जब एक से ज्यादा होगा, तो मतलब इसका क्या है, मतलब ये है टैक्स रेवेन्यू जो हुआ है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। जितना भी, देखो एक पेन क्यों नहीं चल रहा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा टैक्स बियोन्सी ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब होता है कि मेरा टैक्स रेवेन्यू जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है, लेकिन हमारा जीडीपी जो है उतना तेजी से शायद नहीं बढ़ा है, ठीक है। जीडीपी का स्पीड से ज्यादा स्पीड में क्या है, हमारा टैक्स रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। और अगर मेरा टैक्स बियोन्सी इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जितना टैक्स रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़ रहा है, जिस रेट से बढ़ रहा है, उसी रेट से हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेम रेट, ठीक है। और जब हमारा टैक्स बियोन्सी लेस देन 1 हो तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या है, जीडीपी ग्रोथ से कम है, वो क्या है, जीडीपी ग्रोथ से कम है, ठीक है। यही बताता है टैक्स बियोन्सी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा अगर आप देखने जा रहे हो तो फिर आपको कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी देखो आखिर टैक्स बियोन्सी आता कैसे है। अभी जो हम यहाँ पे टैक्स इलास्टिसिटी और टैक्स बियोन्सी के बारे में देखें तो क्या है, टैक्स इलास्टिसिटी में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देखा जाता है, यहाँ पे रेट क्या होता है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता है। लेकिन हम टैक्स बियोन्सी में क्या देखते हैं, यहाँ पे हम पॉलिसी चेंज को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग टैक्स बियोन्सी में हम लोग पॉलिसी चेंज को भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टैक्स है ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। और क्या, और देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि टैक्स इलास्टिसिटी में क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देखते हैं कि हमारा अगर इकोनॉमी ग्रो हुआ है तो हमारा रिवेन्यू किस तरह से ग्रो हुआ है, ठीक है। लेकिन जब बात होती है टैक्स बियोन्सी की तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स तो देखते ही हैं, ऑटोमेटिक इफेक्ट तो देखते ही हैं, साथ ही साथ जब हम पॉलिसी चेंज और टैक्स चेंज करते हैं तो इसके कारण डिस्क्रिशनरी इफेक्ट क्या पड़ता है, ये भी हमको टैक्स बियोन्सी में दिखता है, ठीक है। आप देखोगे कि टैक्स बियोन्सी में हमारा ओवरऑल टैक्स का क्या परफॉर्मेंस है ये पता चल जाता है। लेकिन जब बात आती है कि टैक्स इलास्टिसिटी में क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है स्ट्रक्चरल इफिशियंसी, ठीक है। और ये बेसिकली हमारा लॉन्ग टर्म टैक्स रिफॉर्म में आता है, ठीक है। और ये हमारा शॉर्ट टर्म टैक्स रिफॉर्म में आता है, शॉर्ट टर्म टैक्स। सर ये शॉर्ट टर्म टैक्स रिफॉर्म क्या है, अरे इसी को तो बजट बोलते हैं, ये क्या, बजट एनालिसिस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बस इतना ही समझना है आपको टैक्स इलास्टिसिटी और टैक्स बियोन्सी। अभी देखो अब हम लोग यहां से करेंगे टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। देखो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बताता है कि आखिर हमारी कंट्री में, ठीक है, देश की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट, टोटल इकोनॉमिक आउटपुट मतलब कि जीडीपी, ठीक है, इसका कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट गवर्नमेंट टैक्स के रूप में कलेक्ट कर रही है, ठीक है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या बताता है कि टोटल इकोनॉमिक आउटपुट मतलब टोटल जीडीपी का कितना परसेंट गवर्नमेंट टैक्स के रूप में कलेक्ट कर रही है। इसीलिए देखोगे इसका जो फॉर्मूला होता है ना, टैक्स टू जीडीपी, ये होता है टोटल टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है।
ये इंडिया का बेसिकली टैक्स कितना रिसीव हुआ है जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से हम ये देखते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, इंडिया क्या एक डेवलपिंग कंट्रीज है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेट है ना, ये बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो रिलेटिवली लो होता है। ठीक है, अभी देखो इसमें इंक्लूड क्या होता है, इसमें सारे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन इसमें कुछ कुछ है जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, लाइक डिविडेंड, ठीक है, लाइक फीस पेमेंट, लाइक डिस इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज इंक्लूड नहीं होता है। ये सब क्या है, ये सारी चीजें बेसिकली इसलिए इंक्लूड नहीं की जाती क्योंकि ये बेसिकली कोई प्रोडक्शन नहीं करता है, कोई अगर एक्स्ट्रा चीज क्रिएट कर रहा है, प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, तब हम इसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो चीज ऐसी है जो कि प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करता, उसको हम इससे एक्सक्लूड कर देते हैं। अभी देखो, अगर ये लो रहे, ठीक है, ये रेशियो अगर बहुत ज्यादा लो रहेगा तो दिक्कत क्या आएगा, खुद सोच के देखो कि जब लो टैक्स रहेगा, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो रहेगा, तो इसका प्रॉब्लम क्या आएगा कि यहाँ पे उसका प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे मतलब कि लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी होगी। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स इवेजन कर रहे होंगे या तो टैक्स अवॉइड कर रहे होंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, लो पर कैपिटा इनकम हो सकता है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। और क्या, नैरो टैक्स बेस, नैरो टैक्स बेस हो सकता है। ठीक है, कब, जब लो रहेगा, और जब हाई रहेगा तो हाई टैक्स टू जीडीपी रेशियो रहा, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पता चलेगा कि गवर्नमेंट के पास, ठीक है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पब्लिक पब्लिक स्पेंडिंग कैपेसिटी है। और क्या पता चलेगा, आपको यहां से पता चलता है कि बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स में ज्यादा पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब और क्या है, हमारा फिजिकल डेफिसिट भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, और ये जब हाई होता है ना, ये बेसिकली इकोनॉमिक मैच्योरिटी का एक इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, और इसीलिए देखोगे इसी चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स में बराबर कोई ना कोई रिफॉर्म लाते रहती है, जैसे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी, ई पेमेंट, ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि टैक्स बेस को वाइड किया जा सके। क्लियर है, ये था हमारा टैक्स टू जीडीपी का रेशियो। अभी और क्या होता है सर, इसके अलावा भी कुछ और है। हाँ, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे लेक्चर। और ये क्या है, ये है बीईपीएस। बीईपीएस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रॉफिट आर्टिफिशियली किसी लो टैक्स किसी लो टैक्स या फिर जीरो टैक्स, क्या कर रही है वो, किसी लो टैक्स या जीरो टैक्स कंट्री में शिफ्ट कर देती है। ठीक है, और ये जब शिफ्ट होता है, इसके कारण क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होता है ना, होस्ट कंट्री, उसका जो टैक्स बेस होता है ये इरोड हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रही है, अपना प्रॉफिट को उस कंट्री में ट्रांसफर कर रही है जहां पे लो टैक्स है या फिर जीरो टैक्स है। अभी देखो एग्जांपल इसमें समझो, क्या होता है कि जैसे कि कोई कंपनी है, एग्जांपल कोई कंपनी है इंडिया में वर्क कर रही है। ठीक है, इंडिया में कोई मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, इंडिया में अपना प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन अपने प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दे रही है, अपने प्रॉफिट को मॉरिशस ट्रांसफर कर दे रही है। ठीक है, प्रॉफिट मॉरिशस ट्रांसफर कर दे रही है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि वो अपना प्रॉफिट मॉरिशस में दिखा दे रही है। क्यों, यहाँ पे टैक्स हेवन है, यहाँ पे बहुत कम टैक्स लगता है। ठीक है, और इसके कारण इंडिया को टैक्स बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, और जब इंडिया को इतना कम टैक्स मिल रहा है तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है कि इंडिया का जो टैक्स बेस है वो इरोड हो जा रहा है। ठीक है, अभी देखो ये कैसे करते हैं, टेक्निक क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा टेक्निक होता है ट्रांसफर प्राइस मैनिपुलेशन। और क्या होता है, और कभी कभी होता है ट्रीटी
टॉपिक। देखो ये सब ना बस मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी स्टेटमेंट में आ जाए तो आपको ध्यान में रहे, ठीक है। इन सब चीज़ों के कारण ये प्रॉब्लम आती है और ये सारे टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है आईपी शिफ्टिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का शिफ्टिंग, ठीक है। अभी देखो इस प्रॉब्लम के कारण ना एक एक्शन प्लान आता है और ये एक्शन प्लान कौन लेके आता है? ये आता है ओईसीडी लेके, ठीक है। ये एक्शन प्लान क्या होता है? ये बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ओईसीडी एक एक्शन प्लान लेके आती है, एक्शन प्लान। और इस प्लान में बेसिकली 15 पॉइंट होते हैं जो क्या बता रहे हैं, जो बताना चाहते हैं कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या हो, बढ़ाई जाए। कंट्री टू कंट्री रिपोर्ट करना है, कंट्री टू कंट्री रिपोर्टिंग। अभी जो जो ओईसीडी के मेंबर हैं उन लोगों के लिए तो ये कंपलसरी हो गया, अब उन लोगों को ये चीज फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ डिजिटल इकोनॉमी का, डिजिटल इकोनॉमी टैक्सेशन ये लाया गया, ठीक है। ओके, ये तो था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। लेकिन इसके अलावा एक और है, वो क्या है? वो है बेसिकली GAAR। सर ये क्या होता है? ये गार क्या होता है? ये होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये जो गार है ना, ये बेसिकली क्या था? ये इंटरनेशनल लॉ था, ठीक है। लेकिन गार क्या है? गार बेसिकली इंडिया का डोमेस्टिक लॉ है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये इंडिया में इस प्रॉब्लम को कैसे रोका जाए उसके लिए बनाया गया। यहां पे क्या है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन लीगल होते हुए भी, ठीक है, क्या बता रहा है ये डोमेस्टिक लॉ जो है, ये गार बताता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन लीगल होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किया गया है, समझो बात को, मैं इसीलिए इतना ब्रेक कर करके बोल रहा हूं, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर लीगल भी है लेकिन इसका मोटिव अगर टैक्स इवेजन है, तब जो टैक्स अथॉरिटी होगी ना, टैक्स अथॉरिटी उसे इग्नोर या रिकैरेक्टराइज कर सकती है, ठीक है। जो टैक्स अथॉरिटी है वो क्या करेगी? वो उस ट्रांजैक्शन को इग्नोर और रिकैरेक्टराइज कर सकती है। अभी इसका मतलब क्या हुआ सर? सिंपल लाइन में बताओ आप। देखो ये क्या करती है, ये बताती है कि आखिर इंडिया में सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉलो किया जाएगा। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है? ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म एक प्रिंसिपल होता है जो कि गार में फॉलो किया जाता है, ठीक है। कि अगर कोई ट्रांजैक्शन लीगल है लेकिन उसका मोटिव अगर टैक्स इवेजन है तो टैक्स अथॉरिटी उसको रिकैरेक्टराइज भी कर सकती है या फिर इग्नोर भी कर सकती है। ये बेसिकली टैक्स अथॉरिटी के ऊपर है, ठीक है। अभी देखो इससे क्या हो रहा है, इसके कारण इसको पावर क्या क्या मिल रही है। ये क्या कर रहे हैं? ये ट्रांजैक्शन को इग्नोर भी कर पा रहे हैं, ठीक है। ये उसको रिकैरेक्टराइज भी कर पा रहे हैं, मतलब इनकम को वापस से कंप्यूट कर रहे हैं, इनकम को वापस से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है? टैक्स इवेजन को रोकना, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बेसिकली कॉन्सेप्ट थे, एक था हमारा डोमेस्टिक लॉ और एक था हमारा इंटरनेशनल लॉ जो कि ओईसीडी के कारण आ रहा है, ठीक है, जो कि ओईसीडी लेके आ रहा है। समझ में आ रहा है कि कैसे एक ग्लोबल इनिशिएटिव भी है और एक इंडियन इनिशिएटिव भी है, किस तरह से एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस को रोका जा रहा है। और ये सब क्यों जरूरी हो रही है? क्योंकि टैक्स हर एक गवर्नमेंट का बैकबोन होता है, उसका रेवेन्यू सोर्स होता है, ठीक है। ये तो समझे। लेकिन इसके साथ साथ टैक्स ये भी डिसाइड करता है कि इक्विटी, इफिशियंसी, इकोनॉमिक बिहेवियर और फेडरल बैलेंस कैसे रखना है, ठीक है। इसीलिए टैक्सेशन को इतने सारे कॉन्सेप्ट के साथ हमें करना पड़ा, ठीक है।
आई थिंक इससे बाहर आपको टैक्सेशन से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है? अब आप कोई भी बेसिक बुक उठा के अगर रीड कर लोगे या आप अगर हमारे नोट्स को भी पढ़ लेते हो, तो भी इनफ है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। चलो, थैंक यू।